देखिए ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17(5) में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब होता है जिन केसेस में वेयर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, शब्द कर दिया गया, राइट, वेयर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, यानी मैं इनपुट तो लूंगा, आईटीसी है, ब्लॉक्ड क्रेडिट आईटीसी चैप्टर में खोल लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो सामने स्क्रीन पे देखते रहिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ब्लॉक्ड क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने ही आना है। ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब है वो सारे इनपुट्स जिनके अगेंस्ट में आईटीसी नहीं ले सकता, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। कई बार हम चीजें खरीदते हैं, बिजनेस में यूज भी करते हैं, और उनके ऊपर जो हम जीएसटी पे करके आए हैं उनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी वो हमारी कॉस्ट इंक्रीज करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। वेयर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, ये डिफाइंड है हमारा सेक्शन 17(5) में, ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में कुछ आइटम्स बताए गए हैं, अगर उन आइटम्स को आप लेते हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द यूज, वो आइटम अगर आपने लिया है तो उस पर जो जीएसटी पे करा है वो एडजस्ट नहीं होगा, वो आपकी कॉस्ट बनेगा, वो आपके लिए बढ़ जाएगी कॉस्ट। ये कौन कौन से आइटम है? सबसे पहले है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विथ सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर। अगर मैं एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का व्हीकल लेता हूं, पर्सन का, देखिए यहां पर्सन लिखा है, इसे अंडरलाइन करिएगा, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात नहीं हो रही, इज नॉट कवर्ड अंडर 17(5). आप बात समझ रहे हैं? जो चीज 17(5) में कवर नहीं है, अगर आप उसे खरीदते हैं और उस पर आपको कोई जीएसटी देना पड़ता है तो उसको आप एडजस्ट करा लेंगे अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। यानी मैं एक ट्रक खरीदता हूं, एक 10 लाख रुपए का ट्रक खरीदता हूं, उस पर 1 लाख रुपए जीएसटी देके आता हूं, तो मेरे को सिर्फ ट्रक की कॉस्ट 10 लाख ही पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके इनपुट टैक्स को आगे एडजस्ट कर लूंगा, बिकॉज गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल 17(5) में कवर नहीं है। 17(5) में केवल कौन कवर है? ध्यान रखिए, यहां पर पर्सन लिखा है, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन। इज इट क्लियर? तो वो 17(5) में आ गए, और वो भी कैसे? ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन वाले व्हीकल जो 13 पैसेंजर तक हो, 13 पैसेंजर तक हो। ठीक है जी, एक सेकेंड, यानी 11 पैसेंजर का एक व्हीकल लिया, 11 की कैपेसिटी वाला व्हीकल, सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, 11 की सीटिंग कैपेसिटी वाला व्हीकल लिया, उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। 12 का लिया, नहीं मिलेगा। 13 का लिया, नहीं मिलेगा। सर 13 लोग बैठ के जाएंगे और एक ड्राइवर होगा, नहीं नहीं नहीं, वो 14 माने जाएंगे, इंक्लूडिंग ड्राइवर है। तो पहला कॉलम है गुड्स ऑब्लिक सर्विस ऑन विच आईटीसी इज ब्लॉक्ड, किन चीजों पर आईटीसी ब्लॉक्ड है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, यानी कब आईटीसी मिल जाएगा? इन पर भी मिल जाएगा। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुल मिला के 17(5) में अगर कोई चीज आ गई, जब भी आप प्रैक्टिस में आएंगे या कोई आपसे सलाह मांगेगा और पूछेगा क्या मुझे आईटीसी मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मैं जीएसटी पे करके आया हूं, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या वो गुड्स या सर्विस, वो इनपुट गुड्स या इनपुट सर्विस हमारे 17(5) में फॉल तो नहीं कर रही है। अगर फॉल कर रही है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा उन पर अगर वो एक्सेप्शंस में आ गए। एक्सेप्शन क्या है? आईटीसी इज अवेलेबल ऑन मोटर व्हीकल अप टू 13 पैसेंजर। 13 पर्सन वाले की मोटर व्हीकल पर भी आईटीसी मिल जाएगा अगर वो यूज हो रहा है, अगर वो व्हीकल यूज हो रहा है। फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, इन चीजों को देने के लिए। फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस, यानी मैं कार डीलर हूं, कार मैंने खरीदी, मोटर व्हीकल हो गई। 4 पर्सन या 5 पर्सन, 5 सीटर मैंने कार खरीदी, तो कार खरीदी तो वो मेरे इस पॉइंट के अंदर आ गया, कार खरीदते के साथ ही इस पॉइंट के अंदर आ गया। अब मैं यहां से मिटा देता हूं, कार खरीदते ही वो मेरा यहां पर आ गया। अब मैं कार डीलर हूं, मैं, मेरा काम क्या है? उस कार को आगे बेचना है, तो जैसे ही मैं बेचूंगा मैं एक्सेप्शन में आ जाऊंगा और मुझे आईटीसी मिल जाएगा। फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, क्या? फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस। यानी एक कार डीलर है, 10 लाख की एक गाड़ी खरीदता है,
उस पर 1 लाख जीएसटी पे करके आता है। जैसे मारुति का मैं डीलर हूं, मारुति कंपनी से मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदता हूँ, 1 लाख का जीएसटी उसे पे करके आता हूँ, एंड देन मैं उस कार को बेच देता हूं। तो जो मैं जीएसटी पे करके आया हूं उसे मैं आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं, क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अगर हम एक्सेप्शन में आएंगे तो अलाउ हो जाएगा। तो पहला। सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर में यूज कर लेता हूं, यानी इसका मतलब मेरा काम क्या है कि मैंने एक कार खरीदी और मैं उसे एज ए टैक्सी यूज कर रहा हूं, मैं ओला उबर हूं। तो 13 पैसेंजर तक की वैसे गाड़ी पे आईटीसी नहीं मिलना था, पर मिल जाएगा अगर मैं उसे किस में यूज कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पे। थर्ड, मैं मोटर ड्राइविंग स्कूल हूं, मोटर ड्राइविंग स्कूल हूं। मैंने कार खरीदी और उस कार का मैं यूज क्या करूंगा, उसे मैं लोगों को गाड़ी सिखाने में यूज करूंगा उस कार का। तो अगर जो उस कार पे मैंने जीएसटी पे करा है वो एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक्चुअली में एक ट्रेनिंग स्कूल खोल रहा हूँ गाड़ी सिखाने का। मैंने एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 लाख का जीएसटी पे करके आया। अब मैंने लोगों को सिखाना शुरू करा गाड़ी ड्राइविंग, और मैं लोगों से जो पैसा ले रहा हूं उसमें आउटपुट टैक्स भी ले रहा हूं। तो वो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट जो मैं गाड़ी पे इनपुट टैक्स देके आया हूं वो एडजस्ट हो जाएगा। यानी मोटर व्हीकल 13 पैसेंजर तक का आईटीसी कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, इनपुट टैक्स जीएसटी जो पे करके आए, बट हो जाएगा अगर ये 3 बातों में गाड़ी यूज होगी। गाड़ी खरीदी, गाड़ी बेचने में यूज हो जाए, गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज कर ले, और गाड़ी को ट्रेनिंग में यूज कर ले। इसको हमने देखो आगे नाम दिया है FIT, फिट। ध्यान से समझिए, कार मैंने खरीदी, कितने पैसेंजर की कार है सर, 13 तक की इंक्लूडिंग ड्राइवर, कभी नहीं मिलेगा आईटीसी, बट आईटीसी मिल जाएगा उसके जीएसटी का। कब मिल जाएगा, जब वो फिट में यूज हो। F फॉर फर्दर सप्लाई, I फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, और T फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अब जरा मुझे एक चीज का जवाब देना, मैंने एक गाड़ी खरीदी अपने टीचर्स के आने जाने के लिए कोचिंग में। मैंने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख की, 1 लाख उस पर जीएसटी पे करा, उस गाड़ी का यूज किया है, उसमें मेरे टीचर्स जगह जगह से उठ के कोचिंग तक आएंगे और फिर कोचिंग से उन्हें उनके घर पर छोड़ा जाएगा। इसके लिए मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, और 10 लाख की इस कार पर मेरा 1 लाख का, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख का जीएसटी चला गया है, 11 लाख। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं तो आप बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं कोचिंग फीस से। कोचिंग फीस सपोज मेरे पास आती है 40 लाख, और इसमें 4 लाख रुपए का मुझ पे आउटपुट टैक्स आता है। अब क्वेश्चन ये है, मैं ये कह रहा हूं, क्या इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट ये इनपुट टैक्स एडजस्ट हो जाएगा? ये मैंने कार खरीदी है, इस कार का यूज क्या है? इस कार का यूज है अपने टीचर्स को कोचिंग तक लाना और उनको ले जाना। बताइए जरा मुझे अनम्यूट करके। सर अगर टीचर्स से ले रहे हैं पैसे और उसका जीएसटी आता है तब टीचर टीचर से पैसे ले लेते हैं, लेकिन हमारा काम तो कोचिंग था ना, अब हमने ये भी शुरू कर दिया। फिर तो कोई रास्ते में रोकेगा, अरे मेरे को भी जाना भैया, मेरे को भी, तो उसे भी लेना पड़ेगा, वो तो मतलब ही नहीं बनता। मतलब हमारा काम तो ये है, हमने व्हीकल को लिया है सिर्फ टीचर्स को लाने के लिए। अब बताइए, अब मेन मुद्दा क्या आएगा? मेन मुद्दा ये आएगा, क्या ये टीचर, ये जो कार खरीदी है, ये कार फिट के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है? क्या मैंने ये कार आगे कार बेचने के लिए खरीदी है? नहीं। क्या मैंने ये कार ट्रेनिंग देने के लिए खरीदी है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग? नहीं। क्या ये मैंने कार पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए खरीदी है? बोलो, अरे टी में फंसा या नहीं फंसा? ये कंफ्यूजन आया, तो जरा ध्यान से देखना है। यहां पे वर्ड था when they are used for making taxable supply, यानी जब इनका मैं यूज कर रहा हूं एज ए फिट किस चीज के लिए? एज ए फिट टैक्सेबल सप्लाई के लिए। यानी मेरा सप्लाई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का मेरा सप्लाई होना चाहिए, मेरा सप्लाई तो ये है। सुनिए, मेरा टैक्सेबल सप्लाई क्या है? कोचिंग सर्विस या टीचर्स को लाना ले जाना? कोचिंग सर्विस। तो मैं जो टीचर्स को लाना ले जा रहा हूं वो मेरे टी में नहीं आया, क्योंकि FIT, ये जो फिट है, बहुत ध्यान से समझिए, ये जो फिट है ये टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए।
जरा आप समझिए, मैं मारुति हूं, मारुति की कार खरीदी, आगे मारुति की कार बेचूंगा, कार का जो मैंने खरीदी उसका जीएसटी मिलेगा? सर अभी चेक करते हैं फिट में आया नहीं आया। फी फर्दर सप्लाई आप कार की करें, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कार खरीदी, मैं कार से आगे ट्रेनिंग दूंगा ड्राइविंग की, तो मेरी टैक्सेबल सप्लाई क्या है? आई, इंपार्टिंग ट्रेनिंग, तो कार का जीएसटी मिल जाएगा। मैंने कार खरीदी और कार को मैं टैक्सी में चलाऊंगा, तो व्हाट इज माय टैक्सेबल सप्लाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। इन दैट केस ये कार का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन Yes. हमने जो एग्जाम्पल दिया, इसलिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला, मैं गिफ्ट की तरह पढ़ाने वाला हूं, तो मतलब बहुत डेप्थ में जाऊंगा मैं। ये घुमा लेना बेटे। तो अगर मेरी टैक्सेबल सप्लाई फिट है तो मैं 13 पैसेंजर तक की कार इंक्लूडिंग ड्राइवर का जीएसटी क्लेम कर लूंगा, वरना नहीं। अब देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स का मेरे पास फोन आता है, सर हम गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या गाड़ी कंपनी के नाम में खरीद लें तो गाड़ी का जीएसटी जो है वो हमें बच जाएगा? मतलब आप समझिए, एक बंदा 20 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, चलाएगा खुद घर पे, 2 लाख का जीएसटी जा रहा है। अब वो सोच रहा है यार मैं कंपनी के नाम में खरीद लेता हूं, तो उससे क्या होगा, एक तो इस पे डैप ले लूंगा, दूसरा इस 2 लाख को अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा, तो हम उससे कहते हैं भूल जा, ये जीएसटी तुझे एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम तो एक्सपोर्टर हो, या तुम जो है कुछ और काम कर रहे हो, या तुम कोई भी काम कर रहे हो, फिट में काम नहीं कर रहे हो। डैप मिल जाएगा वो अलग बात है। अब डैप कितने मिलेगा अगर उसे जीएसटी नहीं मिलेगा? तो उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी अब मोटर कार की, अगर उसे आईटीसी नहीं मिलेगा तो? 22 लाख। 22 लाख। और 22 लाख डैप कितने पे क्लेम होगा? 22 लाख। ठीक है, पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया ये। तो टॉपिक चल रहा है ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है वो गुड्स या सर्विसेज जिन्हें जब हम परचेज करते हैं तो उनपे जो जीएसटी देके आते हैं, वो जीएसटी हमें आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब वो जीएसटी हमारी कॉस्ट बन जाएगा। उनमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा दिया, मोटर व्हीकल। इसी में आगे लिखे सेकंड पॉइंट में, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज ऑलवेज अलाउड। यानी आप लिख सकते हैं गुड्स व्हीकल, आईटीसी ऑफ गुड्स व्हीकल is always allowed. एग्जाम में आएगा, ट्रक खरीदा और पैसेंजर कार खरीदी, तो ट्रक का जो जीएसटी है वो अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर देना, जो भी आप काम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कार का इनपुट टैक्स तभी एडजस्ट करना जब आपका आउटपुट काम फिट हो। बताइए इसमें कोई क्लैरिकल, कोई कहीं कोई टेंशन? नो सर। बिल्कुल क्लियर है। मैं सबको कर रहा हूं म्यूट, और जिसको दिक्कत आए वो अनम्यूट कर लीजिएगा। एग्जांपल्स देखिए हमने क्या दिए। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कार, तो और इसने कार क्यों खरीदी है? ओहो, अपने एम्प्लॉइज के लिए खरीद ली। माय गॉड, यानी ये कार का यूज किस काम में करने वाला है? फिट में यूज नहीं करने वाला, ये कार को बेचने नहीं वाला, ये कार से ट्रेनिंग नहीं देने वाले, ये कार से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का धंधा नहीं करने वाला। एम्प्लॉइज आएंगे जाएंगे, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इसकी आउटपुट सप्लाई नहीं है, तो इन दैट केस इसकी आईटीसी ब्लॉक्ड है। आईटीसी ऑन कार परचेज बाय अ कार डीलर फॉर सेल ऑफ अ कस्टमर, एक इसने कार खरीदी और इस कार का काम क्या करेगा? डीलर को मतलब आगे बेचेगा, तो फर्दर सप्लाई में आ गया, तो आईटीसी मिल जाएगा, अलाउड है। ITC on car purchased by a company engaged in renting out cars for transportation of passenger, हमने कार खरीदी और हम कार को रेंट आउट कर रहे हैं, किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, अलाउड है क्योंकि टी में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में। आगे आईटीसी ऑन ट्रक, ट्रक गुड्स व्हीकल है, कुछ सोचो ही मत, अलाउड। ये वही लिखे हैं रिमार्क्स, 13 पैसेंजर तक का अलाउड नहीं होगा, लेकिन अलाउड हो जाएगा अगर आप कॉलम नंबर 3 में आ गए। दिस इज कॉलम नंबर 3। अगर आप कॉलम नंबर 3 में आ गए तो अलाउड हो जाएगा। ये मैं मिटा दे रहा हूं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देन आगे समझिए, ये सब वही लिखा है। नोट देखिए क्या लिखा है, इफ आईटीसी इज ब्लॉक्ड, इफ आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल देन आईटीसी, हाँ ये मैं अभी पढ़ाता हूँ बात, अभी रुक जाइए। अब आ जाइए सेकंड, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट या वेसल्स ले रहे हैं आप, इनके भी आईटीसी नहीं मिलेगा,
इनके ऊपर जो जीएसटी जाएगा वो बेकार चला जाएगा, लेकिन मिल जाएगा जब इनका यूज्ड होगा फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए, फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल। मैं वेसल खरीद रहा हूँ, वेसल बेच रहा हूँ, तो जो आउटपुट टैक्स होगा उसके अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। यानी ये वही आ गया एफ, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मैं वेसल खरीद, मैं इंडियन एयरलाइंस हूं, मैंने एयरक्राफ्ट खरीदा और उसका मैं क्या करूंगा, उसका यूज क्या करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जो आउटपुट टैक्स आएगा उसके अगेंस्ट में वेसल पे पे किया हुआ जीएसटी एडजस्ट कर लूंगा। ट्रेनिंग देता हूं मैं, एविएशन की ट्रेनिंग देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये वही आ गए, दोनों दोनों ट्रेनिंग ही है, नेविगेशन की देता हूं या फ्लाइंग की देता हूं, दोनों अलाउड। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता हूं, आईटीसी अलाउड हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं एक वेसल लेता हूं, मैं रिलायंस हूं, मैंने एक वेसल परचेज करा 10 करोड़ का, इस पे जीएसटी चला गया 1 करोड़। मेरा काम क्या है, इस वेसल का यूज क्या करूंगा, इससे मैं अपने रिलायंस के जहां पर भी वेयर हाउसेज हैं जो सी पोर्ट से टच्ड हैं, वहां वहां उन शहरों में इससे जो है अपना माल पहुंचाया करेंगे। वेयर हाउसेस के बाद जैसे चेन्नई में है या कहीं पर भी है, तो ये अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए रिलायंस ने खरीदा है। उसकी बहुत सारी चीजें, ऑयल ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, तो उसे कई बार एक्सप्लोर करना होगा ऑयल, उसको भी लाने ले जाने में इन वेसल्स का यूज होगा। बहरहाल ये वेसल इसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ली। आउटपुट इसका काम कुछ और है, ऑयल सेल करना, जियो, ये फर्दर इसकी सर्विसेज है। इस पर इसने जीएसटी कलेक्ट करा आउटपुट टैक्स से 2 करोड़। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसके 2 करोड़ के अगेंस्ट में ये 1 करोड़ एडजस्ट होगा या नहीं होगा, अनम्यूट करके बताइए। सर आउटपुट कहाँ से मिला है? आउटपुट हमें मिला है इसके किसी और काम के सेल से, जो रिलायंस के और काम है, ऑयल का सेल होगा, ऑयल पे तो चलो जीएसटी नहीं लगता, और भी जो काम है रिलायंस के, अपने रिटेल्स के शूज बेच रहा है, रिटेल शॉप से जो बेच रहा है, उससे आउटपुट टैक्स मिला है 2 करोड़। और ये वेसल सिर्फ इन्होंने इसलिए लिया था कि अपना माल इधर उधर पहुंचा सके। सर मिल जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में अगर यूज हो। यस सर, मिल सकता है क्योंकि या इनका काम ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का है ऑफ उसके गुड्स होना लिए। चाहिए था, क्या लगता है आपको? रिलायंस नहीं का सर। काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है, सिर्फ अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिया है इसने। सर इसमें टैक्सेबल सप्लाई का कोई पॉइंट नहीं गिवन है। एग्जैक्टली, अब पकड़ लिया आपने। यहां वर्ड यूज हुआ है टैक्सेबल सप्लाई, यहां वर्ड यूज हुआ है टैक्सेबल सप्लाई, यहां वर्ड यूज हुआ है टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, लेकिन यहां से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लिखा है। इसका मतलब अगर सेल्फ के लिए भी कर रहा है, अरे यार ये इसमें आ गया, अगर ये सेल्फ के लिए लेकर आ रहा है तो भी इसको मिल जाएगा, तो भी इसको आईटीसी मिल जाएगा। अब तुमने पॉइंट पकड़ लिया। तो फिट प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अपने सेल्फ के लिए ला रहा है तो भी इसे आईटीसी मिल जाएगा। किसी को कोई क्वेरी है इसमें? नो सर। पूछिए। क्या क्वेरी है? यस सर। नहीं है कोई क्वेरी? ठीक है। इसके बाद अब मेन बात आती है, ब्लॉक क्रेडिट के 2 पॉइंट हो गए, यानी कार हो गई, मतलब मोटर व्हीकल हो गया, वेसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। तीसरा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर, इंश्योरेंस रिपेयरिंग और सर्विसिंग। सर S for servicing, I for insurance, R for repair and maintenance.
अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने एक कार खरीदी, उस कार का मुझे आईटीसी नहीं मिला, मैंने अपने एम्प्लॉइज के लिए खरीदी थी, अब उस कार का इंश्योरेंस करा रहा हूं, इंश्योरेंस वाले भी जीएसटी ले रहे हैं, क्या उसका जीएसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कार की रिपेयरिंग करा रहा हूं वर्कशॉप पे, उन्होंने जीएसटी चार्ज कर लिया, क्या उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है। और सर्विसिंग करा रहा हूं, ये रिपेयरिंग सर्विसिंग ये सब करा रहा हूं, क्या इनका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कहते हैं अगर आपने जो व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट खरीदा है, अगर वो उसके खरीदने मतलब उसका ही आईटीसी नहीं मिल रहा, वो ब्लॉक क्रेडिट में फंस गया, तो सर भी ब्लॉक क्रेडिट में फंस जाएगा। मीन समझिए, मैंने कार खरीदी, कार का मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा बिकॉज मैं उसे अपने एम्प्लॉइज के लिए यूज कर रहा हूं, तो कार की सर्विसिंग, कार का इंश्योरेंस, कार की रिपेयरिंग का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल है। दूसरा, अगर मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, उस मोटर व्हीकल का आईटीसी मिल रहा है बिकॉज ऑफ कॉलम नंबर 3, तो सर का भी आईटीसी मिल जाएगा, तो सर का भी आईटीसी मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 यानी कब कब इनका आईटीसी मिल जाएगा? अगर वो कॉलम नंबर 3 के अंदर फॉल कर गए। ऐसी वेसल और एयरक्राफ्ट अगर कॉलम नंबर 3 में फॉल कर गए तो मिल जाएगा। 2 इधर है ना, 2 में एयरक्राफ्ट वो आ गया, उसका कॉलम नंबर 3। और मिल जाएगा अगर मैन्युफैक्चरर या जनरल इंश्योरेंस वालों ने इंश्योरेंस कराया। मतलब सर, अरे बाबा, मैं इंश्योरेंस करता हूं कारों का, अब इतनी कारों का इंश्योरेंस करता हूं तो मेरी भी हालत खराब हो गई, मैंने री इंश्योरेंस करा दिया। तो मैंने जिससे री इंश्योरेंस कराया, उसने जब मेरी गाड़ियों का इंश्योरेंस करा तो उसने मुझसे जीएसटी चार्ज करा, और मैंने फर्दर इंश्योरेंस कराया आप लोगों की गाड़ियों का। अरे री इंश्योरेंस तो आप समझते हैं ना, आई एम दी मेन इंश्योरेंस कंपनी। मैंने किसी की कार का इंश्योरेंस कराया, अब मैंने उस कार का री इंश्योरेंस कराया, तो जिससे री इंश्योरेंस कराया उसने उससे जीएसटी लिया, और मैंने जिसका इंश्योरेंस करा उससे मैंने जीएसटी लिया, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। आईटीसी इज एडजस्टेबल। यानी इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल, उस मोटर व्हीकल के अगेंस्ट में अगर इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है और फिर हमें इंश्योरेंस कराना पड़ रहा है, दिस इज एक्टिविटी। और एक्टिविटी जनरल इंश्योरेंस करा, और जनरल इंश्योरेंस के अगेंस्ट में हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हम भी इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो हमें आईटीसी मिल जाएगा। मेरी बात समझिए, आपका वेसल है, आप मुकेश अंबानी हो, आपके वेसल का मैंने इंश्योरेंस करा, तो मैंने आउटपुट टैक्स लिया, और उस व्हीकल का मैंने आगे री इंश्योरेंस करा दिया, उस पर मैंने जीएसटी पे करा, तो ऐसे में व्हीकल के इंश्योरेंस का आईटीसी मुझे मिल जाएगा। सेम मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैन्युफैक्चरर अगर कोई भी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराता है, इसलिए कि कहीं जब तक मोटर व्हीकल बिके ना, उस ड्यूरेशन में कहीं लॉस्ट ना हो जाए मोटर व्हीकल, जब तक वो डीलर्स के पास जाए, तो उस इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिल जाए। तो यानी सर का आईटीसी कब मिल जाएगा? जब ऐसे व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट का कराया जाएगा जिन पर आईटीसी अवेलेबल है, या वो मैन्युफैक्चरर करा रहा है सर, या इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस के थ्रू करा रही है, तो आईटीसी मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ITC on general insurance taken on car used by employee of a manufacturing company for official purpose। अरे देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, एक कार खरीद रही है अपने एम्प्लॉइज के लिए। अब यार अपने एम्प्लॉइज के लिए खरीद रही है तो फिट में नहीं आ रही, वो जो कार खरीदी जा रही है वो ना तो उसकी टैक्सेबल सप्लाई हो रही है, ना ट्रेनिंग में यूज हो रही है, ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फिट में नहीं हो रही, तो कार ब्लॉक हो गई। अब कार ब्लॉक हो गई तो उसका इंश्योरेंस भी ब्लॉक हो जाएगा। मेंटेनेंस और रिपेयर कराई हमने, एक कंपनी ने अवेल करी एक ट्रक की, ओ माय गॉड, ट्रक की अगर अवेल करी तो ट्रक की तो हमेशा ही अलाउड हो जाएगी, गुड्स व्हीकल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फोर्थ, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं सारे। फोर्थ, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, और लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इन सारी चीजें यानी फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, जैसे क्या है, स्टूडेंट प्राइड ने एक एनुअल फंक्शन रखा, उसमें आउटडोर कैटरिंग हायर करी,
कैटरिंग हायर करी, कैटरिंग वाले ने जीएसटी का मतलब अपना बिल जो दिया उसमें जीएसटी लगाया, तो उस जीएसटी का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा कैटरिंग में। या फूड या बेवरेजेस में अलग अलग मंगा रहा हूँ, उस पे अगर कोई मैंने जीएसटी दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। बच्चों ने एक पार्टी रखी, मैंने पिज्जा मंगा लिया, पिज्जा पे उन्होंने आईटीसी लगा, वो जीएसटी लगा दिया, उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट, इससे इसका एग्जांपल मेरे पास है नहीं। आगे कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई कराते हैं तो भी नहीं मिलेगा। अगर हम ऐसे मोटर व्हीकल या वेसल लीज करते हैं जिसका हमने आईटीसी नहीं लिया तो उसके रेंट, उनका तो आईटीसी वैसे भी नहीं मिलने, तो पॉइंट हो ही गया। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे आपसे जीएसटी लेते हैं, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा, बट मिल जाएगा अगर such goods and service when used by a registered person for making an outward taxable supply of same category। यार मैंने आपसे कैटरिंग ली और मैंने फर्दर कैटरिंग सप्लाई कर दी, यानी मैं कैटरर हूं, मैंने आपसे कैटरिंग सर्विस ली और आगे कैटरिंग सर्विस दी, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा जो मैंने आपसे कैटरिंग सर्विसेज ली। मैंने आपसे ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज ली और आगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज दे दी, मिल जाएगा। आपसे फूड एंड बेवरेजेस लिए, आगे फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई कर दिए। अब जितने मुरादाबाद में टेम्पटेशन वाले हैं या बीकानेर वाले, ऐसे समझिए बीकानेर की किसी भी फ्रेंचाइजी है, मैकडी की कोई फ्रेंचाइजी है, तो मैकडी से फूड लेते हैं, आगे फूड सप्लाई कर देते हैं। जो मैकडी से फूड लेते हैं तो उसपे जो जीएसटी पे करते हैं और जब आगे सप्लाई करते हैं तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, उसका धंधा ही वो है, उसका धंधा ही वो है। या ये सर्विसेज देनी पड़ रही हैं एक एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से। सर ऐसा कैसे हो जाएगा? जैसे बेटे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने कहा कि भाई अगर इतने लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहां कैंटीन होनी बहुत जरूरी है, मैंडेटरी, वरना फैक्ट्री नहीं चलेगी। इस वजह से एम्प्लॉयर को फूड खरीदना पड़ा अपने एम्प्लॉयज को फूड देने के लिए, तो उसने फूड पे जो इनपुट टैक्स दिया होगा, जीएसटी दिया होगा, उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा, बिकॉज स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से उसे ये सर्विसेज अवेल करनी पड़ी अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। एम्प्लॉयज को देने के लिए स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन था। हैजार्डस प्रोसेस होती है एक फैक्ट्री में, फैक्ट्रीज एक्ट वाले कहते हैं कि आप ये हैजार्डस प्रोसेस, ये डेंजरस प्रोसेस तभी चला सकते हैं जब आप अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराएं। तो फैक्ट्री ने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कराने के बाद, फैक्ट्री ने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कराने के बाद उस इंश्योरेंस पे जो उसने आईटीसी दिया था, उस इंश्योरेंस पे उसने जो इनपुट टैक्स दिया था उसका ऐसे एडजस्टमेंट मिल जाएगा, वो कोई भी काम करता हो, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट के स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन के कारण उसको ये सर्विसेज लेनी पड़ी। तो बहुत सिंपल है, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आप लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल करते हैं, यानी ये चीजें लेते हैं जिन पर आईटीसी परमिटेड नहीं है, यानी उन मोटर व्हीकल का फिट के अलावा कोई और यूज करते हैं, तो उन पर पे किया इनपुट टैक्स, या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे पे किया गया कोई भी इनपुट टैक्स अलाउड कभी भी नहीं होगा। हो जाएगा अगर आपका धंधा ये है या आपका स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है किसी एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉय को देने के लिए। अब मैं ओला उबर हूं, मैंने एक कार रेंट पे ली और आगे कार रेंट पे दे दी, तो अलाउड हो जाएगा। मैंने कार रेंट पे ली अपने एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए, तो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि लीजिंग, रेंटिंग वगैरह अलाउड नहीं होगी। मैंने एक कार ली रेंट पर इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग के लिए, तो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कार तब अलाउड नहीं होगी जब जनरली कार फिट में ना आए। तो अगर मैं कार किराए पे लेता हूं और कार का काम क्या है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तो जो किराए पे मुझे जीएसटी देना पड़ रहा है, दैट कैन बी एडजस्टेड, क्योंकि इस पॉइंट में साफ बोला हुआ है आईटीसी तभी नहीं मिलेगा जब आप फिट में ना आते हो। अभी पूरा कर लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं आगे। क्लब मेंबरशिप फीस दी है, जिम की फीस दी है, या एम्प्लॉयज को एलटीसी दिया है, लीव ट्रेवल बेनिफिट दिया है, इनके ऊपर अगर आपने जीएसटी पे करा है तो आपको कभी भी अलाउ नहीं होगा। हो जाएगा अगर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है।
यार एम्प्लॉय को मैंने पूरे इंडिया में घूमने के लिए भेजा, सैलरी चैप्टर में पढ़ाया भी था, एलटीसी का पॉइंट कुछ बच्चों का रह गया था, वैसे पढ़ाया था। एलटीसी के लिए मैंने एम्प्लॉय को भेजा पूरी भारत में घूमने के लिए, उसके टिकट्स पर मुझे जो है जीएसटी लगकर आया है, तो वो जीएसटी मेरे को का आईटीसी नहीं मिलेगा, पर मिल जाएगा अगर किसी एक्ट ने बोला है कि ये आपकी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, आपको करना ही है ऐसा। मेंबरशिप क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर्स की फीसेस का आईटीसी मुझे तभी मिल जाएगा जब ये मुझे स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा, अदरवाइज इनका कभी भी नहीं मिलेगा, तो यूजुअली इनका कभी नहीं मिलता है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो अभी दोबारा लॉगिन कराऊंगा, आज पूरा खत्म कराना है तब कराता हूं। मेरे ख्याल से अब दोबारा लॉगिन करके ही करते हैं, क्योंकि फिर वरना मैं तेज पढ़ाता। अभी आप पूछ लीजिए यहां तक की क्वेरी, फिर एक बार लॉगिन करके पूछते हैं। दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ब्लॉक क्रेडिट 17(5), किन किन चीजों पे आईटीसी नहीं मिलेगा? पहला, मोटर व्हीकल 13 पैसेंजर तक की, गुड्स व्हीकल पे मिल जाएगा, मोटर व्हीकल पे भी मिल जाएगा 13 पैसेंजर तक, 14 की है तो हमेशा मिल जाएगा। 13 पैसेंजर तक की कब नहीं मिलेगा? कब मिल जाएगा? जब फिट में यूज हो रही है। वैसेल एयरक्राफ्ट फिट में यूज हो रहे हो मिल जाएगा, या गुड्स सेल्फ के लिए हो रहे हो मिल जाएगा। सर की सर्विसेज उन मोटर व्हीकल पर मिल जाएगी, वेसल पे एयरक्राफ्ट पे मिल जाएगी जो फिट में यूज हो रहे हो, यानी जिनके अगेंस्ट आईटीसी अलाउड है। अगर री इंश्योरेंस सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरर उसे यूज कर रहा है तो भी मिल जाएगा। बाकी ये वाला पॉइंट है। अब अपनी क्वेरी पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम री लॉग इन करेंगे। सर एक बार री इंश्योरेंस वाला फिर से बता दीजिए। री इंश्योरेंस, बेटे मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैंने कार का इंश्योरेंस कराया और उसी कार का री इंश्योरेंस कराया। मैं हूं एबीसी कंपनी, मैंने आपकी कार का इंश्योरेंस कराया, इस पे मैंने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया और मैंने इसी का री इंश्योरेंस कराया, इस पे मैंने इनपुट टैक्स पे करा। तो मैंने इनपुट टैक्स किस चीज का पे करा है? ऑफ कार, यानी मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स पे करा है। किस चीज का? इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस सर्विस का मैंने इनपुट टैक्स पे करा है। समझ रहे हैं आप? मैं एबीसी हूं, मैंने आपसे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा, कार आपकी है तो मैंने आपसे आउटपुट टैक्स कलेक्ट करा से 1000 रुपए। अब मैंने इसका री इंश्योरेंस करा दिया XYZ से, XYZ ने जो मुझसे चार्ज करा उस पे मैंने 800 रुपए जीएसटी पे कर दिया। अब प्रॉब्लम है, ये जो मेरा जीएसटी है ये है ऑन इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल। तो इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल का उन्होंने आउटपुट टैक्स, वो इनपुट टैक्स मना करा एडजस्ट करने के लिए, बट हो जाएगा अगर आपकी आउटपुट सर्विस भी इंश्योरेंस है। मेरी टैक्सेबल सर्विस क्या है? इंश्योरेंस। तो मैं इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट इस इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकता हूं। सर आपने XYZ से किस चीज का इंश्योरेंस? सर मेरी कार का इंश्योरेंस करवाया या भाई री इंश्योरेंस का कंसेप्ट तो आपने पढ़ा होगा ना। री इंश्योरेंस तो क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इतना बड़ा इंश्योरेंस नहीं संभाल सकती, तो वो आगे फर्दर इंश्योरेंस करा देती है। अगर मैंने 1 लाख कारों और कंपनी से मतलब ऑब्वियसली उसी कार का री इंश्योरेंस, ऑब्वियसली, अदरवाइज क्या होगा, 1 लाख कारों का मैंने इंश्योरेंस करा और सारी की सारी खत्म हो गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, इतना पैसा कहां दे पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, री इंश्योरेंस कर देता हूँ, करवा लेता हूँ, अपने रिस्क को हेज करता हूँ। हर इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस करती है, करवाती है, जिससे कल अगर उसको ऊपर बहुत सारे क्लेम आ गए तो वो भी आगे से क्लेम कर लेगी। ये अभी आप इंश्योरेंस चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंट्स में, वहां समझ में आएगा आपको, वरना तो इंश्योरेंस कंपनियों को बर्बाद होने का बहुत डर होगा। तो ये आपसे जैसे जैसे बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट लेता भी है देता भी है, सेम इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस प्रीमियम लेती भी है और अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम दे भी देती है। तो दिस इज कॉल्ड हेजिंग। कल अगर दिक्कत आई तो वो बच जाएंगी, आगे से कलेक्ट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस पर अलाउड केवल कब होगा आईटीसी? अगर इनपुट हमने, ये बात समझ लीजिए, ये सारी चीजें मेरी इनपुट हैं, यानी मैंने इंश्योरेंस इनपुट लिया है, इंश्योरेंस इनपुट लिया और उस पर 800 का जीएसटी दिया है। अब ये इंश्योरेंस इनपुट कहां गया? ये इंश्योरेंस गया यहां पर, इंश्योरेंस कराया किसका? मोटर व्हीकल का। ये मेरा इनपुट है, ये एबीसी के लिए इनपुट है, एबीसी के लिए ये इनपुट है। तो कहते हैं ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा, बट मिल जाएगा अगर आपने जिस कार का इंश्योरेंस कराया उसे आप फिट में यूज करते हैं। तो ये एबीसी कह रही है मैं ना उसकी फर्दर सप्लाई करती हूँ कार की, ना मेरा ट्रेडिंग का काम है, ना मेरा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का है। तो वो कहते हैं तब भी मिल जाएगा अगर आपने इसी का आगे इंश्योरेंस कराया, तो इसी व्हीकल का। अब हम जा रहे हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर गुड्स और सर्विस एक साथ हो और इनका कंसीडरेशन कंबाइंड हो। हमने आपको शुरू में जब हम शेड्यूल 2 आपको पढ़ा रहे थे तो भी हमने आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करा था। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के केस में जहां पर गुड्स और सर्विस कंबाइंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ठेके पे काम देना। तो ठेके में हम काम देते हैं तो सर्विस भी, लेबर भी वही लगाता है, मटेरियल भी वही लगाता है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस में डिफाइन किया था, अगर आपको ध्यान हो शेड्यूल 2 में। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मैं आप लोगों को म्यूट कर दूं एक बार सबको, अगर कोई ऑन है तो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेन बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आती है, बिल्डिंग आती है और प्लांट एंड मशीनरीज भी आती हैं। बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, उन्हें सब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है हमारी, यानी मैं किसी को बिल्डिंग बनाने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, या मैं लैंड पे बिल्डिंग खड़ी करने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, या प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, तो उसकी बात कर रहे हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये अलाउड है, ये ब्लॉक नहीं है। आईटीसी अलाउड, सिर्फ इन दोनों की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉक्ड है। बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर, अच्छा अब कब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अलाउड हो जाएगी? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का आईटीसी अलाउड हो जाएगा कब? जब हमारा काम भी आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ही हो। जरा मेरी बात समझिए, मान लीजिए मैं एक टावर बनाता हूं, 3 मंजिला बिल्डिंग, स्टूडेंट्स प्राइड टावर। ये मैं एक 3 मंजिला बिल्डिंग बनाता हूं, ऊपर ये बोर्ड लगा दिया स्टूडेंट्स प्राइड टावर। ये मैं खुद बनाता हूं, बनवाता हूं मैं ये, और इसके लिए मैं हायर करता हूं मिस्टर एक्स को, और इनसे कहता हूं आप ये 3 मंजिला बिल्डिंग कितने रुपए में बना दोगे? इन्होंने कहा 1 करोड़ में। मैंने कहा ठीक है 1 करोड़। और ये कहते हैं मैं इस पे जीएसटी लूंगा 10 लाख। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया 1.10 करोड़। ये मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली इनसे, और किससे रिलेटेड ली? प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड नहीं ली, बिल्डिंग से रिलेटेड ली है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया, लेबर भी इनका, मटेरियल भी इनका, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है। तो ये वाला जो मैंने स्टूडेंट प्राइड टावर खड़ा किया है, ये मैंने सेल्फ के लिए खड़ा किया है, तो इस पर ये जो 10 लाख रुपए है, इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मैं स्टूडेंट प्राइड टावर बनाने के बाद लोगों ने मेरी बहुत तारीफ करी, बोले यार ये तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट प्राइड टावर बन गया आपका, ऐसे हमारे भी टावर बन गया। मेरे दिमाग में आता है यार ये तो बढ़िया काम हो जाएगा, और मैं क्या करता हूं, मिस्टर एक्स को हायर कर लेता हूं और मैं लोगों का टावर बनाता हूं। मान लीजिए मिस्टर वाई की 3 मंजिला बिल्डिंग बनवाता हूं, और इसके लिए मैं मिस्टर एक्स से सर्विस लेता हूं। मैं हूं गौरव गुप्ता, मैं वाई को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देता हूं और एक्स से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेता हूं, तो मेरा इनपुट टैक्स एक्स पे गया होगा। अब क्वेरी है, ये मैंने बिल्डिंग बनाई, बट किस लिए बनाई? फर्दर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे दी, तो ये वाला इनपुट टैक्स का आईटीसी अलाउड हो जाएगा। मतलब अगर हम फर्दर सप्लाई कर रहे हैं सेम चीज की, तो कभी भी आईटीसी ब्लॉक नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हैं अपने लिए, सेल्फ के लिए, तो आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर आप फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे देते हैं, जैसे अभी आपने री इंश्योरेंस करा था, सेम मैंने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली और आगे मैंने किसी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा। वाई ने मुझे बोला कि मेरी बिल्डिंग बनाओ, मैंने एक्स को बोला कि उनकी बिल्डिंग बनाओ। एक्स ने मुझे बिल दिया, मैंने वाई को बिल दिया, तो मैंने वाई से आउटपुट टैक्स लिया
और x को इनपुट टैक्स दिया। अब क्वेश्चन है x ने मुझसे जो इनपुट टैक्स लिया वो किस चीज का लिया? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का। मैंने ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहाँ यूज करी है? फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने में। तो ऐसे मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा। तो अब जरा देखें, एक सेकेंड, अब जरा आप देखें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ये मैंने आपको बता दी है, सारी जो कॉलम नंबर 1 है ये आपका इनपुट है, परचेजेज है। ये कॉलम नंबर 1 आपकी सारी परचेजेज है। तो यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर आपने सर्विस ली है और उस पर जीएसटी दिया है तो उस जीएसटी का आउटपुट टैक्स एडजस्ट हो सकता है अगर आप इस इनपुट सर्विस को फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर दें। यानी गौरव गुप्ता ने एक्स से इनपुट सर्विस ली और इसको वाई को आउटपुट सर्विस दे दी, तो इनपुट सर्विस का जीएसटी मिल जाएगा। कॉलम नंबर 3 क्या कहता है? एक्सेप्शन, जब हमें आईटीसी मिल जाएगा। वेयर इट इज सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मैंने मिस्टर एक्स से इनपुट टैक्स लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, लेकिन किसने ली? प्लांट एंड मशीनरी। बड़े वाले प्लांट को मुझे स्टेबल कराना था। बड़ा प्लांट भी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, उससे रिलेटेड मैंने लेबर और मटेरियल की सर्विस ली है तो भी अलाउड हो जाएगा। यानी मैं खुद आउटपुट सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की दे दूं तो भी मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का इनपुट का आईटीसी मिल जाएगा। और अगर मैं इनपुट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेता हूं फॉर प्लांट एंड मशीनरी तो भी मुझे मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरीज के अंदर एपरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी, फिक्स टू अर्थ, ये सब आएगा। जरा पहले एक मेरी बात सुनिए, आपको मुझे बताना है। मैंने मिस्टर एक्स से कहा कि भाई एक काम करो, हमारी एक मशीन इंस्टॉल्ड कर दो। वो मशीन बहुत बड़ी है, प्लांट एंड मशीनरी। वो इमूवेबल कैसे बनती है प्लांट एंड मशीनरी? उसे जमीन में फिक्स करना होता है। तो मैंने मिस्टर एक्स से कहा प्लांट एंड मशीनरी मेरे यहां लगा दो। उसने कहा भाई ऐसा है, इसके लिए आपको एक फाउंडेशन बनवानी पड़ेगी। वो बनवानी पड़ेगी आपको मिस्टर वाई से। वाई जब फाउंडेशन बनाएगा तो हम लोग आके प्लांट एंड मशीनरी यहां पर इंस्टॉल्ड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। एक्स ने मुझे कोटेशन दी 1 करोड़ प्लस जीएसटी। वाई ने मुझे कोटेशन दी 10 लाख प्लस जीएसटी। वाई से मैं क्या सर्विस ले रहा हूं? वाई कह रहा है मैं फाउंडेशन बनाऊंगा, और वाई मुझे लेबर भी देगा और वाई फाउंडेशन का मटेरियल भी देगा। तो यानी वाई की सर्विस भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। एक्स से मैं क्या सर्विस ले रहा हूं? एक्स प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा, उसकी लेबर भी वो देगा और प्लांट एंड मशीनरी भी वो देगा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसके जीएसटी और इसके जीएसटी। अच्छा, मैं अपना क्या काम करता हूं? मेरा आउटपुट टैक्स आता है सामान बेचने का, ऑन सेल ऑफ गुड्स। मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं, उसका आउटपुट टैक्स आया। मेरा क्वेश्चन है, प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉल करने पे जो मिस्टर एक्स जीएसटी ले रहा है ये तो मुझे अलाउ हो जाएगा क्योंकि लिखा है। क्या ये फाउंडेशन का जीएसटी भी अलाउ हो जाएगा? ये फाउंडेशन लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट मानी जाएगी या प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट मानी जाएगी? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। सर प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट मानी जाएगी। तो इसलिए उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी का एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा प्लांट एंड मशीनरी किसे किसे मानेंगे? एपरेटस को, इक्विपमेंट को, मशीनरी, फिक्स टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये वाई ने हमें कौन सी सपोर्ट दी थी? स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ इंक्लूड्स सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट। सब कुछ है, बट एक्सक्लूड प्लांट एंड मशीनरी में लैंड एंड बिल्डिंग कभी भी शामिल नहीं होगी, टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं होंगे, पाइपलाइंस नहीं होंगी। पाइपलाइन कैसे? जैसे ओएनजीसी तेल एक्सट्रैक्ट करता है। ओएनजीसी पूरे भारत से तेल एक्सट्रैक्ट करता है तो उसे पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। तो उसने क्या करा? पूरे भारत में पाइपलाइन बिछाई। अब जिसने पाइपलाइन बिछाई उससे ओएनजीसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा। उसने कहा सपोज मिस्टर एक्स से, उसने मिस्टर एक्स से कहा कि आप पाइपलाइन बिछा दीजिए। मिस्टर एक्स ने कहा कि पाइपलाइन बिछाने में लेबर इतनी लगेगी और मटेरियल इतना। ओएनजीसी ने कहा यार तुम तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर लो,
पाइपलाइन बिछाओ, लेबर मत बताओ, ये मत बताओ, मुझे लमसम बताओ। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, क्या ये पाइपलाइन बिछाने में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल आएगा उस पे जो हम जीएसटी पे करेंगे, क्या ओएनजीसी उसका आईटीसी ले पाएगा? तो उन्होंने कहा कि पाइपलाइंस को आप प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं मानेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं मानेंगे तो फिर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल उसी का आप आईटीसी ले सकते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हो। अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। हेंस पाइपलाइन क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड नहीं है तो उसका जो भी मिस्टर एक्स आपसे बिल चार्ज करेगा उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट प्लांट एंड मशीनरी के लिए साफ लिखा हुआ है लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ओएनजीसी ने पूरे भारत में पाइपलाइन बिछवाने का जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया दैट इज नॉट ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन ओएनजीसी अगर अपनी फैक्ट्री में पाइपलाइन बिछवाएगा दैट इज ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैं इसका एक चार्ट बनाता हूं आपके साथ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मेरा इनपुट है, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को बोलते हैं? लेबर प्लस मटेरियल कंबाइंड। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दो चीजों पे आएगी, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का ब्लॉक्ड है, यानी अगर मैं अपनी बिल्डिंग बनवाता हूं तो उस बिल्डिंग को बनवाने में अगर मैंने लेबरर उस ठेकेदार को जो भी पैसे दिए हैं उसका जीएसटी मुझे नहीं मिलेगा आईटीसी, बट मिल जाएगा, बट मुझे मिल जाएगा आईटीसी। कब मिल जाएगा? जब मैं फर्दर सप्लाई किसकी करूं? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं खुद भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के केस में हमेशा ऑलवेज आईटीसी अलाउड है। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी? तो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं शामिल होगा लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया, टेलीकम्युनिकेशन टावर बोल दिए, और थर्ड उन्होंने क्या बोल दिया? थर्ड उन्होंने बोल दिया पाइपलाइंस बट आउटसाइड फैक्ट्री। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्या शामिल होगा? इंक्लूड क्या होगा? फाउंडेशंस। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि आपने टेलीकम्युनिकेशन टावर लगवाने के लिए किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया करवाया, उसने आपसे 2 लाख रुपए का जीएसटी चार्ज करा, आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप एक्सप्लेन करेंगे टेलीकम्युनिकेशन टावर इज नॉट ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। सो टेलीकम्युनिकेशन टावर के लिए अगर हमने कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है और उस पर जीएसटी दिया है तो उसका आईटीसी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अलाउड होता है एंड टेलीकम्युनिकेशन टावर इज नॉट ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी। एक एग्जांपल ये आ सकता है, ओएनजीसी ने अपनी पूरे भारत में पाइपलाइन बिछवाई इंक्लूडिंग इट्स फैक्ट्री। इसके लिए उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली जिसपे उसने 100 करोड़ रुपए का जीएसटी पे करा। क्या इसका आईटीसी मिलेगा 100 करोड़ का या नहीं? तो आप कहेंगे जितना फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन बिछवाई दैट इज ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी, उसका आईटीसी मिल जाएगा, बट फैक्ट्री के बाहर जो बिछाई है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन ये आएगा, एक बंदे ने अपने ऑफिस बनवाया, ऑफिस बनवाने के लिए उसने एक ठेकेदार को वो दिया, ठेकेदार को ठेका दिया और ठेके पर उसने जीएसटी पे करा, क्या मिल जाएगा? तो आप बोलेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लैंड एंड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके लिए कभी भी जो जीएसटी पे करा है वो अलाउ नहीं होगा। सो अगर मैं अपना कोई ऑफिस बनवाता हूं तो अलाउड नहीं होगा। अब चल एक ये उठता है लैंड एंड बिल्डिंग के केस में, जरा यहाँ पर समझिएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी तो ये शुरू ही हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जरा ये देखिएगा, आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्री इज नॉट अलाउड हाउएवर। यानी अगर मैं अपनी ऑफिस या फैक्ट्री बनवाता हूं तो अलाउड नहीं होगी, क्योंकि अलाउड केवल कब होगी? जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर सर्विस हो। हाउएवर रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज डन एंड द सेम इज नॉट कैपिटलाइज्ड। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं, यहाँ पे लिखने से रह गया है, हाँ, कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या शामिल होता है? देखिए,
लैंड एंड बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की हम अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो ब्लॉक्ड होगा। अब क्वेरी उठती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्लांट एंड मशीनरी के तो अलाउड हो जाएगा, बट लैंड एंड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेते हैं तो अलाउड नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंस्ट्रक्शन का सर मतलब क्या है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन के अंदर वो इंक्लूड क्या क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन के अंदर इंक्लूड होगा रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन और रिपेयर, सब कुछ इंक्लूड होगा टू द एक्सटेंड कैपिटलाइज्ड। मतलब कार लिखिए, ऐसे उसी पेज पे कराता, 1 मिनट बस और यहाँ करा। कार लिखिए, सी का मतलब लिखिए कंस्ट्रक्शन, ए का मतलब लिखिए एडिशन ऑल्ट्रेशन, आर का मतलब लिखिए रिपेयर। ये कार आईटीसी ऑन कार, आईटीसी ऑफ कार is not allowed if capitalized, if capitalized if capitalized if capitalized का मतलब ये हो गया कि वो बुक्स में कैपिटलाइज्ड होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे ऑफिस में कोई छोटी मोटी खराबी आ गई है, अब उसके लिए मैंने एक पर्सन को बुलाया और मैंने कहा कि भाई आप जो है इसको सही कर दो। उसने मुझे एक बिल दे दिया, अब वो 2000 का बिल है, उस पर हमने एक आईटीसी पे करा, जीएसटी पे करा। तो प्रैक्टिकली अब जैसे मैंने प्लम्बर को बुलाया, उस प्लम्बर ने आके हमारी बिल्डिंग का वॉशरूम सही करा, और वॉशरूम सही करने के बाद उसने ही मटेरियल लगाया, उसने ही लेबर लगाई, और उसने 2000 का बिल दिया प्लस जीएसटी दिया 200 का, 2200। अब मेन बात है ये 2000, ये जो सर्विस है ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ है, क्योंकि इस 2000 के अंदर ही मटेरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, मेरी बिल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और बिल्डिंग हो गया। क्या ये कार के अंदर आया? तो कहते हैं कार के अंदर तभी मानेंगे जब वो कैपिटलाइज्ड हो। अब ये 2200 रुपए का बिल है, आप क्या मानते हैं, इसे मैं कैपिटल नेचर का खर्चा मानूंगा या इसे मैं पीएल में डालूंगा? वॉशरूम सही करने आया है प्लम्बर, 2000 पीएल में डालूंगा, तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज कार। तो ये इसका आईटीसी अलाउड होगा, इसका आईटीसी अलाउड होगा। तो कह रहे हैं कार वाला आईटीसी ऑफ कार तभी अलाउड नहीं होगा जब आप उसे कैपिटलाइज कर दें। प्लीज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार जरा वापस आइए यहां से। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मेरा इनपुट है, मैंने किसी से लेबर और मटेरियल दोनों की सर्विस ली है, कंबाइंड बिल पे से रिलेटेड है, ऑलवेज आईटीसी इज अलाउड, बट प्लांट एंड मशीनरी में किसे मानना है किसे नहीं मानना वो ध्यान रखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, अलाउड नहीं होगा। लैंड एंड बिल्डिंग से क्या चीज रिलेटेड? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन में कार है, कार में कंस्ट्रक्शन भी है, एक्विजिशन भी है और रिपेयर रिन्यूअल्स भी है। बट आईटीसी केवल कब अलाउ नहीं होगा? जब हम उस कार को क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। ब्लॉक्ड इफ कार इज कैपिटलाइज्ड। अगर ये कैपिटलाइज होगा तो हम इसका आईटीसी नहीं लेंगे। इफ कार इज नॉट कैपिटलाइज्ड, आईटीसी इज। अब जरा बताइए, मैं स्टूडेंट प्राइड में ऊपर एक फ्लोर और बनवा रहा हूं, मैंने एक ठेकेदार को बुलाया, मैंने कहा मटेरियल लेबर लगा के 10 लाख का, तो उसने मुझे बिल दे दिया, उस पे 1 लाख का जीएसटी गया। बताइए उस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी जल्दी बता दो।
नो सर। नहीं मिलेगा। नहीं No, sir. मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि वो मैंने अपने लिए बनवाया है। ठीक है, वहीं पे अभी जो मेरा ऑफिस है, ऑफिस में कुछ थोड़ा सा एक दीवार खराब हो रही थी, उस दीवार को सही कराया, 8,000 का बिल आया, उस पर जीएसटी पे करा है, उसको मैंने कैपिटलाइज ना करके पीएल में डाल दिया। इसका आईटीसी अलाउड हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक नीचे अपना जनरेटर रखवा रहे हैं, परमानेंट फिक्स करवा रहे हैं, उसकी फाउंडेशन बनाने एक बंदा आएगा और एक बंदा उस जनरेटर को फिक्स करने आएगा, दोनों का आईटीसी अलाउड हो जाएगा। राइट, अब जरा देखिए लोगों ने प्लानिंग क्या करी। लोगों ने कहा तुम डाल हम पात, मतलब सर मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेनी थी, मतलब मुझे अपनी बिल्डिंग बनवानी थी। तो मुझे किसी ने बताया, बोले साहब ज्ञान की बात यह है कि बिल्डिंग बनवाने में आपको, अगर आपने किसी एक ठेकेदार को करा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया है, हम ए से ले लेते हैं लेबर और बी से ले लेते हैं मटेरियल और अपनी बिल्डिंग बनवा लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? बी से मटेरियल आ जाएगा, बी मुझे अपना बिल दे देगा जीएसटी समेत, ए से लेबर आ जाएगी, ए जो है मुझे अपना जीएसटी समेत बिल दे देगा। अब ए और बी दोनों अलग अलग बिल दे रहे हैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसे क्या कर देंगे हम, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। दिमाग और दिल दोनों यही बात कह रहे हैं, तो लोग फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, अलग अलग लोगों से काम कराया करेंगे। अलग अलग। तो अलग-अलग लोगों लोग से। चालाक हो गए थे, इसलिए गवर्नमेंट ने यहीं पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, वो मेरे ऐड होने से रह गया है, यहाँ नीचे नोट लिख लीजिए, नीचे नोट लिख लीजिए। यहाँ लिखिए गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज both received by a person for construction of an immovable property other than plant is GST on goods or services both received by a person for construction of immovable property other than plant on his own account। अपने लिए यूज कर रहा है ना, क्योंकि अगर फर्दर सप्लाई कर देगा तो बात ही अलग हो गई। on his own account is blocked। गवर्नमेंट ने एक ये रूल निकाल दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप जीएसटी दे रहे हैं, किसके लिए? गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। दोनों कौन रिसीव कर रहा है? एक टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन गुड्स और सर्विस रिसीव कर रहा है किस काम के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्लांट ना हो, और किस काम के लिए? अपने लिए। अरे अगर वो फर्दर अगर जो है वो सप्लाई कर देगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो अलाउड हो जाएगा। तो आज की डेट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी अलाउड नहीं है और सेपरेटली गुड्स और सेपरेटली सर्विस, यानी कुल मिला के इमूवेबल प्रॉपर्टी में लगने वाला कोई भी गुड्स या सर्विस अलाउड नहीं होगा, प्रोवाइडेड आज पेन नहीं चल रहा है, से प्रोवाइडेड इट इज कैपिटलाइज्ड, प्रोवाइडेड वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। इसको लिखेंगे हम 17(5)D, और ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था इसका सेक्शन था 17(5)C। ये रह गए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन था 17(5)C, इसका सेक्शन था 17(5)C, और 17(5)C के बाद 17(5)D। थोड़ा सा यहाँ टफ लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे, बैक क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं तो हो जाएगा। 17(5)D ये आ गया।
इसके बाद अब सिंपल है, इसके बाद एक 17.5 भी रह गया, उसको नोट कर लीजिए जरा। 17.5 यही नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक, तो यहाँ कॉलम नहीं है, चलो एक 17.5 नोट कर लीजिए। गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिट डीलर। ये तो वैसे भी आपको पता है ना, कंपोजिट डीलर से कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं मिलता है, जीएसटी ऑन, ये हो गया, ये है 17.5 यार आप कंपोजिट वाला तो जो भी टैक्स होता है वो अपनी जेब से भरता है ना, तो जब आपने उसे टैक्स ही नहीं दिया तो आप काय का आईटीसी मांग रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये 17.5 था। तो सी हो गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, डी हो गया इंडिविजुअल, और ई हो गया एफ। 17.5 एफ, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो इंडिया में जब आता है, मान लीजिए फेयर लगाता है, फेयर लगाने में उसे कोई स्टॉल पे कोई सर्विसेज चाहिए, भारत में जो भी सर्विसेज लेता है उनमें से उसे किसी भी सर्विस का आईटीसी नहीं मिलेगा, ये मैंने एनआरटीपी पढ़ाते समय बताया था। केवल उसे उस चीज का आईटीसी मिल जाएगा जो वो विदेश से अपने साथ लाया है। यानी इनपुट्स बाय एनआर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस के जो भी इनपुट्स होंगे उस पर उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ स्टॉल लगाता है, उस स्टॉल के लिए वो कुछ मटेरियल लेता है, किसी से सर्विसेज लेता है, स्टॉल के लिए प्लेस लेता है, उन सब पर उसे कोई जो भी जीएसटी पे करेगा उसका कोई उसे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो विदेश से अपने साथ कुछ माल इंपोर्ट करके ला रहा है और उस पर उसे, या कोई सर्विसेज ले रहा है विदेश से, फॉरेन से, और उस पर उसे कोई जीएसटी देना पड़ रहा है, वो मिल जाएगा। तो थर्ड कॉलम यानी किनका मिल जाएगा, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय, यानी अगर वो इंपोर्टेड गुड्स कुछ लेके आ रहा है तो उसका उसे आईटीसी मिल जाएगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। अगर कोई गुड्स या सर्विस आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं, मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं आपको पता है, उसका आप आईटीसी कैसे ले लोगे? अब मैं अपने घर के लिए टीवी खरीद रहा हूं, तो टीवी का जो मैं जीएसटी पे करके आ रहा हूं उसको मैं आउटपुट टैक्स से कैसे एडजस्ट कर लूंगा? देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है जी। और ये है 17.5 17.5 लॉस स्टोलन। मैंने 10 मोबाइल्स खरीदे, मैं मोबाइल डीलर हूं, 10 मोबाइल खरीदे, उन पर इनपुट टैक्स पे करा, उनमें से 2 मेरे खो गए, 2 मेरे खो गए। तो जब मैं आउटपुट टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर रहा हूं उन 2 से, तो जो मेरे खो गए उनका इनपुट टैक्स भी मेरा खो जाएगा। तो गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉयड, इनका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, मैंने कोई माल खरीदा, उस पर जीएसटी पे कर दिया और अब मैं उसे गिफ्ट दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहती है जब आप आउटपुट टैक्स नहीं ले रहे तो आपको उसका जीएसटी भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान है सप्लाई की डेफिनेशन में हमने बताया था कई बार गिफ्ट को सप्लाई मान लिया जाता है। तो आप एक नोट लिखेंगे, इफ गिफ्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, इफ गिफ्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। यार अगर गिफ्ट को आप सप्लाई मान लोगे तो उस पर जीएसटी कलेक्ट ही कर लोगे ना, तो आईटीसी मिल जाएगा, देन आईटीसी इज अलाउड। सर गिफ्ट को हम सप्लाई कैसे मान सकते हैं? शेड्यूल 1 आपको ध्यान होगा, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन कुछ चीजों को हम सप्लाई मान लेते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो अगर हम गिफ्ट को सप्लाई मान लेंगे तो फिर तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करेंगे, जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे तो इनपुट टैक्स भी मिल जाएगा। ठीक है। इवेजन कॉन्फिस्केशन, अगर आपने कोई भी किसी भी गुड्स, कोई भी आपने इवेजन किया है, कोई भी चीजें छुपाई हैं, या आपका कोई माल कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, यानी आपने नंबर 2 करते हुए पकड़े हैं आप, जैसे आपने क्या है, आपका नंबर 2 में आप माल बेच रहे थे, वो पकड़ में आ गया, तो ऐसे गुड्स का कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। एक तो आप पकड़ा गया, अब आप कह रहे हैं चलो इसका जो पीछे का आईटीसी है वही एडजस्ट कर दो, नो, देयर इज नो क्वेश्चन, वो सब नहीं मिलेगा। सो आई रिपीट, 17.5 किन किन चीजों का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा? ये 17.5 के जितने भी आइटम है सब मेरी परचेजेस हैं, इनके अगेंस्ट मुझे मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा। कब मिलेगा आपको बताया, अगर वो फिट में चला जाता है। गुड्स व्हीकल का हमेशा मिलेगा, वेसल्स वगैरह का नहीं मिलेगा अगर वो फिट में चला जाता है या गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेते हैं। इंश्योरेंस सर्विसिंग, सर वाला जो है, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयरिंग,
इन सब का आपको मिल जाएगा अगर ये कार, मोटर व्हीकल या वेसल की कराते हैं, उन मोटर व्हीकल वेसल्स की जिनके अगेंस्ट आईटीसी मिल रहा है। जिनके अगेंस्ट नहीं मिल रहा उनका सर भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप री इंश्योरेंस कराते हैं तो आपका व्हीकल का इंश्योरेंस का आईटीसी मिल जाएगा अगर आप उसका फर्दर इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अगर री इंश्योरेंस कराती है तो मिल जाएगा। फूड, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक्स, ये सब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनका आईटीसी आपको मिल जाएगा अगर आप यही काम आप फर्दर करते हैं। फूड लेता हूँ, फूड देता हूँ, कैटरिंग सर्विस लेता हूँ, कैटरिंग सर्विस देता हूँ, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस लेता हूँ, आगे देता हूँ, यही काम करता हूँ मैं, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। या स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉइज को देना पड़ रहा है तो मिल जाएगा। फिटनेस क्लब की मेंबरशिप्स या लीव ट्रेवल कंसेशन अगर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट्स में बांट दिया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को प्लांट एंड मशीनरी पे हमेशा अलाउड होगा, बट प्लांट एंड मशीनरी क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कार है, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, अगर ये है और ये कार कैपिटलाइज्ड हो गया है तो किसी भी हाल में इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले रहे हैं और फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल गुड्स या इंडिविजुअल सर्विसेज ले रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपोजिट डीलर से खरीद रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस को नहीं मिलेगा किसी भी इंडिया की चीजों के लिए आईटीसी। लेकिन अगर वो अपने साथ इंपोर्ट करके ला रहा है तो मिल जाएगा। पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं मिलेगा। कोई भी गुड्स लॉस्ट या स्टोलन हो गया नहीं मिलेगा। गिफ्ट पे नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा, गिफ्ट सप्लाई माना जाएगा। इवेजन या कॉन्फिस्केशन अगर आपने किया, इवेजन कुछ किया है और उसके बदले में आपका माल कॉन्फिस्केट कर लिया गया है तो उसके ऊपर जो आप इनपुट टैक्स दे के आए हैं वो नहीं मिलेगा उसको। आगे क्वेश्चन देखिए जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 7। आपको यहाँ ये बताना है कि किस किस के बदले आईटीसी मिलेगा। लैपटॉप हमने फैक्ट्री में यूज करे, पहले बताइए लैपटॉप 17.5 में आया क्या? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को सारे बच्चे। लैपटॉप आया क्या हमारा 17.5 में? रिप्लाई देते रहिए। 17.5 में लैपटॉप आया क्या? मैंने कहीं लैपटॉप पढ़ाया आपको? नहीं। नो नहीं। सर। तो 17.5 में कोई चीज आएगी वही तो ब्लॉक्ड होगी। लैपटॉप तो कहीं आया नहीं तो लैपटॉप का आईटीसी मिल जाएगा। ट्रक इज अ गुड्स व्हीकल, आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स नॉन बिजनेस में यूज करें यानी पर्सनल पर्पस पे यूज करें, इनका आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा। पंप्स ऑब्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जिस पर हमने रिवर्स चार्ज दे दिया। अरे रिवर्स चार्ज के बेसिस पे आपने टैक्स जमा कर दिया तो टैक्स तो चला ही गया ना। तो 17.5 में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है, इसका आईटीसी मिलेगा। ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने गुड्स खरीदा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अलावा पर्सनल गुड्स भी खरीदा है ऑफिस बिल्डिंग के लिए, इसका आईटीसी कभी भी नहीं मिलेगा। आपने कुछ कैपिटल गुड्स लिए हैं जिनसे आप एसईजेड में सप्लाई करेंगे, ऐसी कोई बात 17.5 में लिखी नहीं, इसका भी मिल जाएगा। तो केवल दो चीजों का आपका आईटीसी नहीं मिलेगा। 17.5 में कुछ नहीं लिखा तो सबका आईटीसी दो। इलस्ट्रेशन 8, हमने कुछ इनपुट खरीदा है, इससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका तो आईटीसी मिलेगा ही। फूड एंड बेवरेजेस हमने लिए हैं एम्प्लॉइज के लिए क्योंकि स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी नहीं मिलता है लेकिन मिल जाएगा बिकॉज स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। गुड्स आपने यूज करे, सर्विस गुड्स यूज करे प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वारंटी पीरियड में। अरे तो ये तो आपके बिजनेस में वारंटी प्रोवाइड करने के लिए आपको कई सारे गुड्स खरीदने ही पड़ते हैं, अलाउड होगा, इसमें 17.5 में कुछ लिखा ही है। टेलीकम्युनिकेशन टावर सेटअप कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी, इसके लिए अगर आप कुछ भी गुड्स वगैरह खरीदेंगे तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अरे आपने जो माल खरीदा वो चोरी हो गया, बेटे चोरी हो गया, उसका जीएसटी भी चोरी हो गया, जीएसटी नहीं मिलेगा। आइए फटाफट कर लेते हैं नेक्स्ट। गुड्स यूज करे, एडिशनल फ्लोर बना रहे हैं अपनी बिल्डिंग का, भूल जाइए इसका आईटीसी। पैकिंग मटेरियल फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, आराम से मिलेगा। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, भूल जाइए। सर नेचुरल क्लैमिटी कोई भी हो। गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस, ऑफिस की रिपेयरिंग कर रहे हैं, कार, आर मतलब रिपेयरिंग, लेकिन क्या कैपिटलाइज हो रही है? P&L में डेबिट कर रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं हो रही, आईटीसी मिल जाएगा। फोटो कॉपिंग मशीन्स के लिए पेपर खरीदे यार, ये तो आईटीसी है। गुड्स आपने गिफ्ट दे दिया, आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट यूज फॉर टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चेक, तो इसका तो आईटीसी मिल ही जाएगा। 17.5 की बात करो ना, तो 28,800, 12,500 और 25,000 ये नहीं मिलेंगे।
समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे? एक लास्ट करा रहा हूं बस। आपने अपनी फैक्ट्री में यूज करने के लिए कुछ माल खरीदा, क्या ये पर्सनल यूज कर रहे हैं या फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं? फैक्ट्री। फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं तो आईटीसी मिलेगा भाई। पर्सनल यूज करने वाली चीजों का आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसे तो फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। गुड्स परचेज, रिपेयरिंग करा रहे हैं फैक्ट्री की, अरे इसको कैपिटलाइज भी कर लिया, भूल जाओ। नहीं। सीमेंट यूज कर रहे हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की फाउंडेशन इज ट्रीटेड एट प्लांट एंड मशीनरी, तो इसके लिए आईटीसी मिलेगा। ट्रायल रन चला रहे हैं, आईटीसी मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस एम्प्लॉय के लिए खरीदा, आईटीसी नहीं मिलेगा। सो डियर प्लीज इस वाले टॉपिक को कर लीजिए। यहाँ